जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आपकी आज फर्स्ट क्लास है साइंस की, तो उसी को लेकर मैं आप सबके बीच में हूँ। कल हमारा इंट्रोडक्शन हो ही गया था, जेडी सर ने हमारा इंट्रोडक्शन करवाई दिया था आपसे। मैं सागर, आज के बाद इस चैनल पर जो भी साइंस के पार्ट होगा वो आपके बीच में मैं लेकर आने वाला हूँ। तो आज हमने, जैसे कि आप थंबनेल भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने केमिकल इक्वेशंस वाले टॉपिक्स, कुछ नॉन मेटल मेटल वाले टॉपिक और कुछ एसिड बेस वाले टॉपिक, इनके कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज। तो आप सब हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, तो उसी को लेकर के आगे आज हम बढ़ेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं हमें तो साइंस आती है, और आर्ट्स वाले कहते हैं चलो हम पॉलिटी पढ़ लेंगे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, साइंस वाला पोर्शन थोड़ा ढीला कर लेंगे। बट आज के बाद आर्ट्स वाले बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सबके बीच में हूँ और आप सबको मैं साइंस को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, प्लस इंग्लिश वाले के साथ भी मैं आप सबके बीच में सारा मटेरियल लेकर आने वाला हूँ। तो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ नॉन एज केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन। फिर हम थोड़ा सा एसिड बेस पढ़ेंगे, फिर उसमें हम मेटल और नॉन मेटल को पढ़ेंगे, साथ साथ PYQ लेके चलेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज हैं, कुछ हमारा मटेरियल है थोड़ा जो आपको थोड़े सीधा लर्न करने हैं, वो सब लेके चलेंगे। तो एक बारी सभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज। फ्यूचर हीरोज़, फ्यूचर आर्मी ऑफिसर्स। तो फर्स्ट जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम बेस से ही शुरू करेंगे कि केमिस्ट्री का जो बेस है उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, तो आप सब बोल सकते हैं केमिस्ट्री का मतलब होता है जहां हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? अगर मैं मैटर की स्टडी आपको बताऊं तो आप सब ने पढ़ा होगा मैटर क्या होते हैं। हमारे आसपास की सारी चीज़ें जिनका अपना कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। हमारे आसपास के जो छोटे छोटे कण हैं जिसको हम देख सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं जिससे हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं। और मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, आपने अपनी पीछे प्रिपरेशन में पढ़ा होगा। वन इज़ फिजिकल, जो हम फिजिकल रूप में क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकेंड इज़ केमिकल, हम केमिकल में उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब फिजिकल की बात आती है तो सबको पता होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन हम करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड का मतलब अभी सब बता देंगे। सॉलिड मतलब डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, जहाँ जहाँ शेप चेंज नहीं हो। अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है ना, ये सॉलिड है। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद भी देखूंगा ना ये पेन वैसे का वैसे ही रहने वाला है, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? सॉलिड बोलने वाले हैं, जिसकी डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो। डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो आप सबको पता है लिक्विड को जिस बर्तन में डालते हैं वो वैसे ही शेप ले लेता है, उसकी वॉल्यूम तो फिक्स रहती है 5 लीटर, बट जोन से बर्तन में डालोगे वही शेप ले लेगा। और गैस का तो कहना ही क्या, गैस को जहाँ भी डालो आप, ना तो उसकी शेप हो सकती है और ना ही उसकी वॉल्यूम हो सकती है। तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन दोस्तों हमने कर ली है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, हमने एक वर्ड पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो सॉलिड के कण हैं उसके बीच में कौन सी फोर्सेस हैं, लिक्विड के कणों के बीच में कौन सी फोर्सेस हैं? तो सॉलिड के केस में तो नेचुरल सी बात है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी। अगर हम देखें सॉलिड में क्या होगा, स्ट्रॉन्गली वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। लिक्विड में क्या होगा, थोड़ी थोड़ी सी कम फोर्सेस होंगी, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, मोशन होता है। और गैस में क्या रहने वाला है, फोर्सेस होती ही नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल इतना तेज तेज घूमते हैं, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं। और एक वर्ड और आता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। अब आप कहेंगे सर थर्मल एनर्जी ये क्या लिख दिया? तो थर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि जब भी कोई मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट होने के कारण जब कुछ एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। सॉलिड के केस में मूवमेंट होती है? बिल्कुल नहीं होती। सारे पार्टिकल, उसके जो कण हैं, एक ही जगह फिक्स्ड हैं, उसमें मूवमेंट तो हो नहीं रही, तो हम बोलेंगे सॉलिड की थर्मल एनर्जी 0 है। लिक्विड में मूवमेंट होती है? बिल्कुल होती है। पानी बहता है, नदियाँ चलती हैं, उसमें थर्मल एनर्जी थोड़ी है। गैस में तो बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो गैस की थर्मल एनर्जी मैक्सिमम है, बट गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, सबसे कम है। तो ये हमारी मैटर की तीन तरह की क्या होगी, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम केमिकल की बात करते हैं। केमिकल में सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्स, और जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं तत्व।
एलिमेंट्स को बोलते हैं हम तत्व। अब ये तत्व क्या चीज़ है, एलिमेंट्स क्या चीज़ है? तो एलिमेंट्स ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति ने दी हैं, हमने नहीं बनाई हैं। जैसे आप कहें कितने एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हैं? 121। हम बुक्स में पढ़ते हैं 118। दोस्तों वो पुराना डाटा है। अब लेटेस्ट 2 साल में 2-3 एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए, तो 121 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हैं। क्या हमने बनाया? लोहा हमने बनाया, कॉपर हमने बनाया, चांदी हमने बनाई, गोल्ड हमने बनाया? बिल्कुल नहीं। ये हमें नेचर देता है, ये हमें प्रकृति देती है। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जो हमें नेचर प्रोवाइड करे, द पार्टिकल विच आर फॉर्म्ड बाय द नेचर, दीज आर नॉन एज एलिमेंट्स, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर दूसरे पर आता है कंपाउंड्स। अब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड्स, ठीक है? तो आप मुझे बोलेंगे सर कंपाउंड्स तो हमें पता है, हमने डेफिनेशन को रट रखा है। तो बच्चों डेफिनेशन रटनी नहीं है, हमारे पास एनडीए में क्वेश्चंस कोई रटने वाली चीज़ के नहीं आते, हमारे पास प्रैक्टिकल अप्रोच आती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कंपाउंड्स का क्या मतलब है? तो आप बोलेंगे सर कंपाउंड्स क्या होता है? जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएं उसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। अच्छा ज़रा एग्जाम्पल बताना, तो सब लोग बोलेंगे सर NaCl, सर सोडियम क्लोराइड, सर रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ये NaCl के बहुत सारे नाम हैं। तो ये NaCl क्या हो गया? हमारे पास कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिलकर के बना है। चलो बहुत बढ़िया, दो एलिमेंट से मिलकर बना, उसको हमने कंपाउंड बोला। तीसरी बात हमारे सामने आती है, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। सर ये मिक्सचर क्या चीज़ है? तो अभी मैं पूछता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर, तब भी आप यही बोलोगे क्योंकि हमने डेफिनेशन रट रखी है। हम यही बोलेंगे मिक्सचर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल जाएं, जो मिश्रण बना लेंगे, उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। तो भैया कंपाउंड्स में भी आप यही बोल रहे हो, 2 एलिमेंट्स जुड़ जाएं, मिक्सचर में भी आप यही बोल रहे हो, 2 एलिमेंट्स जुड़ जाएं। भैया दोनों में फ़र्क क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप सबके बीच में रखने वाला हूँ कि कंपाउंड और एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में भैया डिफरेंस क्या है? तो ध्यान से देखिए आप, कंपाउंड्स क्या है जनरली अगर मैं बात करूँ, कंपाउंड्स, मैं एग्जांपल लिया था हमने NaCl, ओके, तो मैंने एग्जांपल लिखा NaCl। अब आप Na के बारे में जानते हो? सर पता है हमें, बताओ फिर। Na मतलब सोडियम, और सोडियम कौन है? वेरी रिएक्टिव मेटल, S ब्लॉक का मेंबर है, एल्कली मेटल्स है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इवन कि इतना रिएक्टिव है भैया, एयर में भी आप रखोगे ना, हवा में, अभी मैं हाथ पे रखूँ सोडियम, यहीं से आपको आग की लपटें निकलती हुई नजर आएंगी। वाई? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ वाइग्रेसली रिएक्ट करता है, बड़ा खतरनाक सब्सटेंस है। Cl के बारे में बात करते हैं, हमने सुना है क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस क्या चीज़ है? इतनी खतरनाक गैस है, अगर 1 मिनट से ज़्यादा भी कोई उसको सूंघ ले ना, तो भैया कोमा में पहुंच जाएगा। वेरी डेंजरस। सोडियम भी डेंजरस एलिमेंट, क्लोरीन भी बहुत डेंजरस, बट जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या बन गया? कंपाउंड। और ये क्या चीज़ है भैया? ये है नमक। ये है नमक जिसको हम खाते हैं। सोडियम एक अकेला पड़ा था डेंजरस, Cl पड़ा था डेंजरस, दोनों जब मिल गए, उनका जब कंपाउंड बन गया, अब भैया उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? चेंज होगी। जब वो अकेले अकेले थे, जब आप 11th-12th पढ़ रहे थे, अब आप ND की कोचिंग कर रहे हैं, तो आपका एक मिशन है। अब वाली स्टडी में और पुरानी वाली स्टडीज़ में फ़र्क है। तो सेम Na और Cl अलग अलग पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग थी, बट जब दोनों जुड़ गए, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? चेंज हो गई। बच्चों इसको बोलते हैं कंपाउंड्स। PYQ अगर आप देखें 2017 में क्वेश्चन आया है, कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कंपाउंड्स क्या होता है? बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। जिससे वो मिल कर के बना है वैसी प्रॉपर्टी नहीं रहती, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, H2O। अब H2O कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं? हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है, बहुत ही इनफ्लामेबल गैस है। इनफ्लामेबल गैस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया आप आग की जरा सी चिंगारी फेंकेंगे ना, ब्लास्ट हो जाएगा। जरा सी चिंगारी फेंकने पे ब्लास्ट हो जा रहा है, बहुत ही डेंजरस गैस है। ऑक्सीजन के बारे में तो जानते ही होंगे। अच्छा, इनफ्लामेबल को मैं कंबस्टिबल गैस भी लिख सकता हूँ, दिस इज आल्सो कंबस्टिबल गैस। ऑक्सीजन के बारे में जानते ही होंगे, स्पोर्टर टू कंबशन, माने ये जलने में सहायता प्रदान करती है, स्पोर्टर टू कंबशन। ओके, तो जलाना है तो भैया आग लगाइए, तो गत्ते से हवा क्यों कर रहे हो? आज दूसरे लोगों से पूछो, कहेंगे यार आग को बुझा रहा है,
नहीं भाई, अगर हवा आप कर रहे हो तो उसको ऑक्सीजन मिल रही है और वो और जल रही है आग, मतलब वो स्पॉटर टू क्या है, कंबशन है। तो ये भी जलने वाली है, ये भी जलने वाली है, बट आप जब इन दोनों को आपने मिला दिया तो क्या बन गया, H2O। ये क्या है, वाटर, जल। इसने क्या करा, आग को बुझा दिया। प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। जब कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की, पढ़ा था ना हमने। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो सर मिक्सचर क्या होता है, डेफिनेशन तो सेम है, 2 और मोर एलिमेंट जब जुड़ जाएं। अच्छा, एक ज़रा मिक्सचर का एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिखना, कौन कौन से मिक्सचर हो सकते हैं। तो सबसे पहला मिक्सचर मैं बताता हूँ, एयर। अब एयर में क्या है, चलो एक ही क्वेश्चन बताओ, सबसे ज़्यादा एयर में कौन होता है, नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे कौन होता है, ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे एयर में कौन है, 90% स्टूडेंट बोलेंगे CO2, आर्गन होती है। ये सीक्वेंस वाइज के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो फर्स्ट पे है हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन CO2। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखना। अब ये बहुत सारे मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया, मिक्सचर बना लिया। बट जब ऑक्सीजन ज़्यादा है एयर में, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट जो है घटती बढ़ती रहती है। आप पेड़ लगाओगे, व्हीकल्स कम चलाओगे, पॉलीथीन कम जलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अगर आप पेड़ काट रहे हो, व्हीकल चला रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर रहे, तो आपकी ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। तो जब मिक्सचर बनता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिविजुअल, मिक्सचर बनने के बाद भी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो आलू की सब्ज़ी में नमक ज़्यादा डल गया, क्या आलू की सब्ज़ी मीठी हो जाएगी। जब नमक था पहले वो भी नमकीन था, आलू की सब्ज़ी में डलने के बाद भी नमकीन ही हो रहा है। मतलब पहले जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसके बाद भी उसकी प्रॉपर्टी क्या रह रही है, वैसी ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह पानी बन गया, उसने आग बुझा दी। मिक्सचर में प्रॉपर्टीज़ क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। कंपाउंड में प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। बच्चों दूसरी बात है, डेफिनेशन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। जब भी कंपाउंड्स बनता है उसमें जो रेशो होता है चीज़ का, उसमें जो मास है एलिमेंट्स का, वो फिक्स्ड रहता है। जब भी आपका पानी बनेगा, चाहे वो नदी में से आप पानी लेकर आओ, समुद्र में से पानी लेकर आओ, नालों में से पानी लेकर आओ, कहीं से भी पानी लेकर आओ, उसमें जो रेशो है वो फिक्स रहेगा। कितना, 2H रहेंगे और एक O रहेगा, मास हमारा फिक्स रहेगा। बट अगर मैं यही मिक्सचर में पूछूं क्या इन सब का मास फिक्स है, सर नहीं हमने तो याद किया है नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। भाई वो 78 फिक्स थोड़ी है, कम ज़्यादा होती रहती है। नहीं सर हमने याद किया ऑक्सीजन 21% होती है, फिक्स थोड़ी है। दिल्ली में चले जाओ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, हरियाणा पंजाब में देखो भरपूर ऑक्सीजन है। तो इट विल डिपेंड ऑन द सो मेनी फैक्टर्स। तो मिक्सचर्स में क्या होता है, जो रेशो है चीज़ों का वो क्या रहता है, घटता बढ़ता रहता है। बट कंपाउंड्स में क्या रहता है, रेशो सेम रहता है। होप आप इस स्टेटमेंट को समझ चुके होंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप कहेंगे सर ये होमोजीनियस क्या है और हिट्रोजीनियस क्या है। अब आपको सबको पता है होमोजीनियस का मतलब होता है जहाँ पर सेम फेस हो। सेम फेस होने का मतलब क्या है, चलो मुझे बताओ। पानी के अंदर चीनी घुल गई, पानी के अंदर हमने चीनी को घोल दिया, तो जब चीनी घुल गई अब सारा पानी क्या हो गया, लिक्विड हो गया। मतलब सारा एक ही फेस में हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि ठोस अलग है, द्रव अलग है, गैस अलग है। पानी में चीनी घुल जाने के बाद सारे का सारा द्रव बन गया। मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर है जहाँ पे फेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, पानी में पत्थर, पेबल्स इन द वाटर, व्हेन यू डिजोल्व पेबल्स इन द वाटर, क्या वो घुलेंगे पानी में, नहीं, क्योंकि पेबल्स तो सॉलिड है और पानी क्या है, लिक्विड है, वो वैसे ही रहेंगे। है तो वो मिक्सचर, बट कौन सा मिक्सचर है बच्चों, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप मुझे बताओ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल कौन सा मिक्सचर है। तो आप कहेंगे सर कोल्ड ड्रिंक्स सारा लिक्विड है। भाई गैस भी है उसमें, गैस भी है और लिक्विड भी है, दोनों मिक्सचर है। मतलब कौन सा मिक्सचर है, हिट्रोजीनियस है। होमोजीनियस मत बोलना। चलो बताना जरा, एयर होमोजीनियस है कि हिट्रोजीनियस है। सर एयर में तो आपने बता दिया सारी की सारी गैसेज होती हैं। भाई वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। अब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं वो लिक्विड में होती हैं। तो एयर कब से होमोजीनियस होने लगी, क्वेश्चन आया था 2016 में।
एयर इज द विच टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मत लिखना, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वहाँ वाटर भी है, डस्ट पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में भी है, गैस तो है ही है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में लेके चलना है। इसी की तैयारी करवाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं, और ऐसी तैयारी आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हम पढ़ाने वाले हैं, ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग हमने अभी कवर कर ली, जिसमें हमने देखा मैटर की कितनी तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। इसके अलावा 3 बातें और हैं, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अच्छा, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने 11th-12th की है, वो तो कहेंगे सर हमें आता है, बट नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ भी डाटा आपको माइंड में सेव होना चाहिए, तो उसकी तैयारी भी हमें अच्छे से करनी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ मेटल्स क्या होते हैं, चलो ज़रा बताना मेटल्स के बारे में 3-4 बातें। हाँ जी सर, हम बताइए व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में क्या लिखोगे आप? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से विद्युत धारा बह जाए, जिसमें से ऊष्मा चली जाए, हीट निकल जाए, उसको मेटल बोल देंगे। फर्स्ट थिंग तो यही है। अब आप मुझे बताओ, ऑल द मेटल आर सॉलिड और लिक्विड और गैस, तो सबको पता होगा सारी की सारी मेटल सॉलिड होती है एक्सेप्ट, वेरी नाइस, मरकरी। Hg को छोड़ दें, सारी की सारी सॉलिड होंगी, एक्सेप्ट क्या होंगी हमारे पास? मरकरी। चलो और बताओ, मेटल्स क्या होती हैं? डक्टाइल होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं? मेलिएबल होती हैं। पता होना चाहिए डक्टाइल और मेलिएबल का मतलब, जिसकी हम वायर बना सकें, जिसकी हम शीट्स बना सकें। मिठाई की दुकान पे देखते हैं सिल्वर कलर की क्या हो रखी है? शीट हो रही है। एल्यूमिनियम पेपर में रोटी रैप करके लेके जाते हैं, तो है तो वो मेटल की शीट। तो मेटल्स वो होते हैं जिसकी शीट बनाए, जिसकी वायर बनाए। और अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप मुझे बताना, जितनी भी मेटल्स होती हैं दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? चमकती हैं, शाइनिंग प्रोड्यूस करती हैं। कॉपर पे लाइट गिरेगी, शाइनिंग होगी। सिल्वर पे लाइट गिरेगी, शाइन प्रोड्यूस करेगा। गोल्ड शाइन प्रोड्यूस करेगा। तो दे ऑल आर द सोनोरस। और दूसरा, इसमें से आवाज़ भी आती है, दे क्रिएट साउंड। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग क्रिएट करना, लस्टरस का मतलब है शाइनिंग क्रिएट करना, और सोनोरस का मतलब है दे विल क्रिएट साउंड। वो अपने में से क्या क्रिएट करेंगी? साउंड्स क्रिएट करेंगे। अगर आप हिट करोगे उसको तो उसमें से साउंड होगा। इसको हम क्या बोल देते हैं? मेटल्स बोल देते हैं। नॉन मेटल की बात है, नॉन लगा दो सबके साथ, इन सबके साथ नॉन लगा दो। जिसको डक्टाइल नहीं बनती, मेलेबल नहीं है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, दे ऑल आर नॉन मेटल। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, नॉन मेटल सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं कि गैस होती हैं? जैसे आपने बताया मेटल्स क्या हैं? सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी। ऐसी नॉन मेटल क्या होती हैं? सारी की सारी नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस। वेरी नाइस। जिनको ध्यान में है, बढ़िया है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बट जिनको नहीं पता, तो उनको अपने कॉन्सेप्ट अभी बिल्डअप करने हैं। और तो जितनी भी नॉन मेटल हैं, अधातुएं हैं, वो सारी की सारी लिक्विड भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती हैं, सॉलिड भी हो सकती हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ एक ऐसी नॉन मेटल का नाम जो गैस है, और एक लिक्विड कौन सी नॉन मेटल है, ये भी आप लिख के बताइए। एक्सेप्शनल यहाँ पर एक और चीज़ होती है, अगर हम बात करें ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट नॉन मेटल है, बट उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो हमने बोला था कि नॉन मेटल वो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, बट ग्रेफाइट इज़ द नॉन मेटल बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमें पता होना चाहिए। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। sp2, उसके अंदर कार्बन होते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। 2023 का अगर आपने पेपर पढ़ लिया है, पिछले साल वाला, वहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है बकमिंस्टर फुलरीन्स का, जो कार्बन का एक आइसोटोप है। 3 तरह के आइसोटोप है ना, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स। वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, आपके टॉपिक्स पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज़ आती है मेटलॉइड्स। अब हम मेटलॉइड्स की बात करें तो आप बोलोगे मुझे, सर मेटलॉइड्स मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है अच्छे से, तो पीरियोडिक टेबल में क्या है, जब पीरियोडिक टेबल हम बनाते हैं, इस तरफ हमारा S ब्लॉक होता है, इस तरफ हमारा P ब्लॉक होता है, बीच में D ब्लॉक होता है। यहाँ पर एक लाइन जा रही होती है, उस लाइन के इधर सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और उस लाइन के इधर सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और जो लाइन के ऊपर है, तो कश्मीर से उस तरफ पाकिस्तान है, और कश्मीर से इस तरफ भारत है, और जो कश्मीर में है वो कौन है? तो वो भी अब क्या है? भारत ही है। पूरा POK क्या है? भारत ही है।
तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम सब फ्यूचर हीरोज़ हैं, आगे जाके हम आर्मी में अपनी सर्विसेज देने वाले हैं, एयरफोर्स नेवी में सर्विसेज देने वाले हैं। तो पीओके जो है वो भी अपना भारत ही है, इस चीज़ को हम ध्यान में रख करके चलेंगे। सेम यहाँ पर यही है, जो इस लाइन के ऊपर है उनको हम क्या बोल देते हैं, मेटलोइड्स बोल देते हैं। और इन मेटलोइड्स की क्या खास बात है, दे आर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये सारी बातें अगर पता लग गई, मुझे अभी आप क्वेश्चन बता दो, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मेटल कौन सा है? हु इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पूरी दुनिया में सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी किस में से पास होती है? कई बच्चों ने सोचा होगा आयरन, कई ने सोचा होगा कॉपर, और जो सोच रहे हैं सिल्वर, बिल्कुल करेक्ट है। Ag हमेशा ध्यान रखना, Ag इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सबसे अच्छा क्या है, मेटल्स है। तीन एक अलग सी बातें और हैं, वन इज़ कंडक्टर, अनदर वन इज़ इंसुलेटर, और फोर्थ वन इज़ सेमीकंडक्टर। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। कंडक्टर मतलब नाम से ही क्लियर है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। इंसुलेटर मतलब जिसमें से पास नहीं हो। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये हमें पता करना है। कुछ बच्चों को ये इसमें प्रॉब्लम होगी कि सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है, और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाए कि सेमीकंडक्टर के ज़रा एग्जाम्पल बताओ और उसकी एप्लीकेशन बताओ, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जनरली दो ही तरह के हैं, एक सिलिकॉन है और एक क्या है, जर्मेनियम है। ये दोनों की खास बात क्या है, नाम से क्लियर है, सेमीकंडक्टर आधा कंडक्टर है। अगर आप इसको 0 डिग्री पे रखो, इफ़ यू प्लेस्ड एट द 0 डिग्री सेल्सियस, किसी भी सेमीकंडक्टर को रखो, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से वो इंसुलेटर होते हैं। उस टाइम वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। बट वही आप अगर इसको 27 डिग्री पे रख लो, मतलब रूम टेम्परेचर पे रख लो, तब वो क्या हो जाते हैं, कंडक्टर हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। फिजिक्स में हम जब पढ़ेंगे, फिजिक्स का लेक्चर, वहाँ हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी होगी फर्स्ट थिंग, मैटर के बारे में सारी क्लासिफिकेशन, फिजिकल, केमिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, और तीन चीज़ें हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम सबको पता है हमारी केमिस्ट्री में कुछ लॉज हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जब भी कोई कंपाउंड बनता है, तो जब वो कंपाउंड बनता है तो अपने साथ वो कुछ लॉ बनाता है। जनरली हम 5 लॉ के बारे में पढ़ते हैं, पांचों को फटाफट से 5 मिनट में देख लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ द रिवीजन। जेडी सर ने बोला है कि ये जो हमारा सेशन रहने वाला है, ये बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि उनकी रिवीजन भी फास्ट हो और उसमें उनमें इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने PYQ को फटाफट से सॉल्व करें, टाइम उनकी लिमिट बढ़े। तो उसी को देखते हुए फर्स्ट लॉ जो हमारे पास आता है, दिस इज़ नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हम एक रिएक्शन बना रहे हैं, और सबसे अच्छी रिएक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, H2 + N2 गिव राइज टू NH3। हमने ये रिएक्शन बनाई, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है। वेरी फेमस रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते क्या है? दिस इज़ नॉन एज, मैं आंसर भी बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉन एज हेबर्स प्रोसेस। अब आपको ध्यान में रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय हेबर्स प्रोसेस, जिसमें हम अमोनिया फॉर्म करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 2 हैं, और यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द हेबर्स प्रोसेस। इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेबर्स प्रोसेस बोल रहे हैं। अब इस हेबर्स प्रोसेस की खास बात क्या है, मान लो हाइड्रोजन की मुझे अमाउंट दे रखी है 5 ग्राम, नाइट्रोजन की मुझे अमाउंट दे रखी है 10 ग्राम, तो आप मुझे बताओ अमोनिया कितना होगा। अगर ये 5 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द अमोनिया, अमोनिया का वेटेज कितना होगा यहाँ पे? तो सब लोग बोलेंगे 10 + 5, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो बात निकल के आई है, ये निकल के आई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट का मास होता है, उतना ही किसका मास होता है, प्रोडक्ट का मास होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन लिखी, अब मुझे आप ना नाम बताते चलो, मैं रिएक्शन लिखता चला जाऊंगा, आप मुझे इनके नाम बताते चलो। दिस इज़ नॉन एज, सब लोग बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, बट एग्ज़ाम में आता है लाइमस्टोन, तो आपको वर्ड ध्यान में रखने। बट एग्ज़ाम में आता है चॉक पाउडर,
तो ये जो अलग अलग नाम है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज दिस कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, एंड दिस वन इज CO2, गैस उड़ रही है। तो अगर मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट दे दूँ 20 ग्राम, अगर मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पर अमाउंट दे दूँ, कितनी मैं दे दूँ 20 ग्राम, और यहाँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बोल दूँ 15 ग्राम, फटाफट से मेरे को बताओ CO2 की अमाउंट कितनी होगी। सर 1 मिनट में बता देंगे, हमें लॉ समझ में आ गया। अगर ये 20 ग्राम है, कैल्शियम ऑक्साइड 15 ग्राम है, तो CO2 कितना होगा 5 ग्राम होगा, क्योंकि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना था, इतने से क्वेश्चन नहीं बना था। कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आपको पता है एटम के बीच में एक चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं नाभिक, और उस नाभिक को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, हम सब जानते हैं। और इसके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। तो इनके चारों तरफ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। अब जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होता, और क्यों नहीं होता समझते हैं। मान लेते हैं ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन का मास है 5 ग्राम और यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास है 5 ग्राम, दोनों मिल गए और इन्होंने क्या बना लिया, न्यूक्लियस बना लिया, नाभिक बना लिया। अब ये जो न्यूक्लियस बन गया, इसका मास कितना होगा। सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, 5 ग्राम प्रोटॉन है, 5 ग्राम न्यूट्रॉन है, तो भैया न्यूक्लियस 10 ग्राम होगा। नहीं, ये गलती में नहीं रहना, 9 ग्राम का न्यूक्लियस है। सर 1 ग्राम कहाँ गया, 10 ग्राम होना चाहिए था, 9 ग्राम हो रहा है, 1 ग्राम कहाँ गया। सबने फेमस इक्वेशन सुनी आइंस्टाइन की, E इज इक्वल टू mc²। इस फेमस इक्वेशन को कोई भी मूवी देखी हो, तारे जमी पे देखी हो, साइंस फिक्शन से जोन सी भी मूवी बनी है बॉलीवुड में, सारी मूवी में डायलॉग है E इज इक्वल टू mc²। सर इसका मतलब क्या होता है, नॉन मेडिकल वाले तो जानते होंगे, आर्ट्स कॉमर्स वाले के इसका मतलब क्या निकालेंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारी एनर्जी है वो मास में चेंज होती रहती है, और जो हमारा मास है वो किस में चेंज होता रहता है, एनर्जी में चेंज होता रहता है। ये दोनों एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो यहाँ 5 ग्राम है, यहाँ 5 ग्राम है, यहाँ 9 ग्राम है, 1 ग्राम कहाँ गया, 1 ग्राम किधर गया। तो 1 ग्राम कहाँ गया, जो हमारा मास था वो किस में चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया। 1 ग्राम का जो मास है वो एनर्जी में चेंज हो गया। न्यूक्लियस को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने में कुछ एनर्जी लगी, वो वहाँ चला गया। और उस मास को क्या बोलते हैं, आप सबके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर देंगे। ये जो 1 ग्राम का मास है इसको क्या बोला जाता है, जो कि एनर्जी में चेंज हो गया और उसने न्यूक्लियस बना लिया। तो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा, इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लॉ आता है। दूसरे लॉ को हम क्या बोलते हैं, उस दूसरे लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या फिर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मान लो H2O बना है, इसको हम वाटर बोलते हैं। अब ये वाटर आपने कहाँ से लिया होगा, रिवर से लिया होगा, ओशन से लिया होगा, घर में नलका चल रहा है वहाँ से लिया होगा, हैंडपम्प चलाया होगा लेने के लिए। तो कहीं से भी आप वाटर ले आओ, कोई सा भी वाटर ले आओ, उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी वाटर बनेगा उसमें 2 H होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। मतलब कि हर एक कंपाउंड का अपना मास जो है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। उसकी जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड रहती है। CO2, अब मैं CO2 बनाने की रिएक्शंस लिख रहा हूँ। एक तो मैंने अभी लिखी, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने बर्न किया, CaO बना प्लस CO2 निकला। एक मैंने ये लिखी, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड किया, CO2 बना। अब इन दोनों से CO2 बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है,
और भी बहुत सारी रिएक्शन है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना, चाहे कहीं से भी बनी हो, इसमें फिक्स है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। मतलब कि हर एक कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स्ड है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर फिक्स्ड कंपोजिशन। पर ये लॉ भी कुछ जगह अप्लाई नहीं होता। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि ये लॉ क्यों नहीं अप्लाई होता। आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं आइसोटॉप। तीन बातें होती हैं, तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। एक होता है हमारे पास आइसोटॉप्स, एक होता है हमारे पास आइसोबार, एक होता है हमारे पास आइसोटोन्स। ये तो सब बच्चे कहेंगे सर हम बताएं, सर हम बताएं, ये तो सबने रट रखा है क्योंकि पेपर आपके नज़दीक है। ये छोटी छोटी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। तो आइसोटॉप्स का मतलब क्या है, जैसे H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोबार का मतलब क्या होता है, कैल्शियम 20 और ऊपर क्या आएगा 40, आर्गन 18 ऊपर क्या आएगा 40। भैया क्या हुआ, मास नंबर अलग सेम हो गया, अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। इसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोबार बोल देते हैं। नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला होता है मास नंबर। आइसोटोन्स क्या होते हैं, हाँ ये बताओ जरा, व्हाट इज द आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसको हम आइसोटोन बोलते हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, जैसे यहाँ कार्बन है 7 और ऊपर मैंने ले लिया इसके 14, यहाँ पर मान लो 6 ले लिया और ऊपर मैंने इसका ले लिया है 14। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार्बन 6, वैसे तो 12 होता है ऊपर, तो 13 हम ले लेते हैं। नाइट्रोजन 7 और ऊपर क्या ले लेते हैं 14। तो कार्बन का हमने आइसोटोप लिया है। इसको अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो आप मुझे बताओगे 13 में से 6 गए 7 और ये 14 में से 7 गए 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए। तो इतना तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। सोडियम है 11 और ऊपर 23, नीचे वाले क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं। तो भैया सोडियम 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। और ऊपर वाला क्या होता है, इसको नीचे वाले को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जेड से। 23 क्या होता है, मास नंबर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से या फिर ए से। दोनों साइन इसके, ए से भी बोल सकते हैं और एम से भी बोल सकते हैं। अब सोडियम को अगर हम चेक करें 23 है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर सम ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर क्या होता है, ये जो 23 है ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर मतलब सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर मुझे देखना है यहाँ सोडियम है और इधर 11 और इधर 23, मतलब भैया यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे 11, सर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11, सर न्यूट्रॉन कितने होंगे, ऊपर में से नीचे वाला माइनस करो, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ऊपर में से नीचे वाला माइनस करेंगे, तो 23 माइनस में 11 कितने हो जाएंगे 12, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोबार और आइसोटोन्स, इनकी डेफिनेशन हमारी क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि हर एक कंपाउंड का जो मास है वो फिक्स रहता है। पर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे CO2, मैंने यहाँ पे लिखा CO2। अब आप कहेंगे सर कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और 2 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 32। तो 12:32 मास हो गया सर। इसको हम अगर हम और इजी से लिखना चाहते हैं तो 6 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, तो 6:16 हो गया। और इजी से लिखना चाहते हैं 3:8 हो गया। ये हो गया, मैंने रेशो बना दिया CO2 का। पर भैया ये कब है, जब मैं कार्बन का 12 वाला आइसोटोप ले रहा हूँ। अगर मैंने कार्बन का 13 वाला आइसोटोप ले लिया, अब थोड़ी रेशो सेम आएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको हम फिक्स्ड कंपोजिशन बोलते हैं, वो वॉयलेट हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और पूछ सकते हैं इन फ्यूचर
कि लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर फिक्स्ड कंपोजिशन कब वोलेट हो जाता है, जब आप उसका आइसोटोप ले लेते हैं। जब हम आइसोटोप की बात करने लगते हैं तो वो वाले लॉ क्या होने लग ये वाला लॉ क्या होने लग जाता है, वोलेट होने लग जाता है। अगले लॉ की बात करते हैं, नेक्स्ट अगले लॉ पर आते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बस 2 लॉ और हैं, तुम्हारा लॉ वाला सेक्शन क्लियर हो जाएगा, जो कि ये बच्चों को लगता है थोड़ा सा टफ, बट हम इसको इजी से क्लियर कर लेंगे। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मल्टीपल का नाम ही क्लियर है भाई, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे। अब मैं देख लेता हूँ, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, ज़रा बोलना शुरू करो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कितने कितने कंपाउंड बनेंगे? एक कंपाउंड हमने बनाया NO, नाम बोलो, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। एक बनाया NO2, एक बनाया NO3, एक बनाया N2O4, एक बनाया N2O5, और भी बन सकते हैं। सबके नाम हमें पता है। दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, 5 वाले को हम बोलते हैं पेंटाऑक्साइड, 4 वाले को हम बोलते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, 4 वाले को टेट्रा, 5 वाले को पेंटा। तो 2 कंपाउंड मिल करके कितने कितने कंपाउंड बना रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपसे पूछ सकते हैं, जहाँ क्वेश्चन में आपको 2 एलिमेंट्स दिए हैं और ये लिखा है बहुत सारे कंपाउंड उनके बन रहे हैं, तो आप बोलेंगे ये कौन सा लॉ लग रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ लग रहा है। तो ये हमारे 3 लॉ हो गए, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि हर चीज़ का रेशो फिक्स रहेगा, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, 4th लॉ हमारे पास आता है, उसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट थिंग, ये जो लॉ लगता है, ये लगता है किसी गैस पे। मान लो तो यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया, उसमें लग दी ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया, यहाँ पे रख दी नाइट्रोजन गैस। मैं आपसे पूछता हूँ, जब हमने इन दोनों बर्तनों में अलग अलग गैस को रखा, तो यहाँ पे टेम्परेचर मैंने लिया 298 केल्विन। सर ये क्या होता है 298? भैया रूम टेम्परेचर होता है। सर ये रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। सर ये तो सेल्सियस में है, ये आप केल्विन में लिख रहे हो, तो इतनी बात तो हमें पता है। 273 ऐड करो तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज हो जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 273 ऐड करके 298। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, माइनस में 273 कर दो। अभी हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, देखेंगे अभी हम। तो यहाँ आप देखिए, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसको भी हमने 298 पे रखा है, ऑक्सीजन को भी हमने 298 पे रखा है। तो सर गैस लिया तो प्रेशर भी लिया होगा, यहाँ पे हमने प्रेशर लिखा है 1 बार का। सर ये बार क्या होता है? भाई प्रेशर की यूनिट है, 5 यूनिट प्रेशर की हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल, बार। और फिजिक्स में तो हम फार्मूला बनाते हैं प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स मतलब न्यूटन और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर मतलब माइनस स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो एटमॉस्फेयर, पास्कल, बार, न्यूटन -2, न्यूटन मीटर -2, और 1 mm, और इसको HG भी बोलते हैं। तो ये 5 यूनिट किसकी हैं? प्रेशर की यूनिट है। तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है, दीज आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? एवोगैड्रोस लॉ हमें ये बोलता है, जब हम दो गैस को सेम कंडीशन पे रखते हैं, 298 पे इसको भी, 298 पे इसको भी, 1 बार इस पे भी प्रेशर और 1 बार इस पे भी प्रेशर। तो इन दोनों गैसेस में, चाहे ये दोनों गैस अलग अलग हैं, ऑक्सीजन अलग गैस है, नाइट्रोजन अलग गैस है, पर इन दोनों गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, इसका मतलब इनकी वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम रहेगी। इनकी वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो बच्चों ये होता है एवोगैड्रोस लॉ। एक लाइन में एवोगैड्रोस लॉ खत्म होता है। 2 डिफरेंट गैसेस को अगर आप सेम कंडीशन में रख दें तो उनमें भेदभाव नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ भेदभाव है ना, कोई राजपूत है, कोई राणा है,
कोई छोटी जाति से है, कोई दलित वर्ग से है, गैस में ऐसा नहीं है। एवोगैड्रोस लॉ ने बोला ये भेदभाव खत्म करो, सब लोग भारत के नागरिक हैं। सेम यहाँ पर एवोगैड्रोस लॉ है, चाहे गैस अलग अलग है, अलग अलग है, पर उनकी कंडीशन क्या है, सेम, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम। इसको हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रोस लॉ। और अंतिम एक लॉ बचता है, उसको हम बोलते हैं गेल-ल्यूसिक्स लॉ। 5 लॉ खत्म हो जाएंगे। अब एक गेल-ल्यूसिक्स लॉ हमें क्या बोलता है, ये हमें बोलता है अगर हम कोई गैस की रिएक्शन करें, चले बनाते हैं, कोई गैस की रिएक्शन बनाते हैं। अभी मैंने एक बनाई थी, N2 गैस, हाइड्रोजन गैस, NH3, नाम क्या बोला था, हेबर्स प्रोसेस। अब इसमें क्या खास बात है, जब हम गैस लें रिएक्टेंट भी और गैस लें प्रोडक्ट भी, तो क्या हो जाएगा, इन सब का जो कोफिशिएंट है, अब सर आप बोलेंगे सर कोफिशिएंट क्या होता है, जो इनके आगे लिखा हुआ है 1, इसके आगे लिखा हुआ है 3, इसके आगे लिखा हुआ है 2, ये कोफिशिएंट एक रेशो में बनेगा, होल नंबर रेशो में बनेगा या फिर सिंपल रेशो में बनेगा, सिंपल रेशो में बनेगा। इसको हम बोलते हैं गेल-ल्यूसिक्स लॉ। When the gaseous reactant and product are react together, they always bear a simple ratio with each other. तो ये डेफिनेशन आपको दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, एवोगैड्रोस लॉ है, गेल-ल्यूसिक्स लॉ है। तो आप पहचान लेंगे अगर रेशो की बात हो रही है गेल-ल्यूसिक्स लॉ, अगर वॉल्यूम सबकी सेम हो गई है एवोगैड्रोस लॉ, अगर 2 कंपाउंड हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, उससे बहुत सारे कंपाउंड बने हैं, कौन सा लॉ, मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर एक ही कंपाउंड है उसका मास हमेशा फिक्स रहने वाला है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड कंपोजिशन। ये सारे लॉ को हमें ध्यान में रख करके चलना है। आगे की बात थोड़ी सी बस 10-15 मिनट का लेक्चर हमारा रह गया है, फिर ये हमारा सारा टॉपिक मैटर वाला और केमिकल इक्वेशंस वाला फिनिश हो जाएगा। आगे की बात हम लेके चलते हैं, वो था टेम्परेचर कन्वर्जन। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, और जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं ना, हमें फॉर्मूला ही नहीं ध्यान आता कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या था, भूल गए हम। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी। तो आपने क्वेश्चन लगाने हैं जितने लगाओ। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, PYQ लेकर आएंगे, तो ये देखना ये सारे कॉन्सेप्ट उनको सॉल्व करने में लगेंगे। ठीक है, जम के तैयारी करेंगे, आग लगा के तैयारी करेंगे, जोश के साथ तैयारी करेंगे, ढीली तैयारी नहीं चाहिए भाई। ये जो ढीली तैयारी होती है ना, चलो ठीक है पढ़ लेंगे, ये वाला मामला इधर नहीं चाहिए। इधर तो पूरे अटेंटिव रहने चाहिए। अगर आप क्लास में बैठे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को आप नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं, सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते जाएंगे। टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। सबको पता है डिग्री सेल्सियस का लोअर स्केल कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का हायर स्केल कौन सा है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन का हायर स्केल कौन सा है, 273। फ़ारेनहाइट का हायर स्केल कितना है, 312 फ़ारेनहाइट। बट हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हमें पूछेंगे इसको चेंज कैसे करते हैं। इन दोनों को तो हमें चेंज करना आता है, 273 ऐड करके या 273 माइनस करके। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं बच्चों, फॉर्मूला याद कर लो, याद भी करा दूंगा, कैसे एग्ज़ाम में याद करना है वो भी करा देता हूँ। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस में 32। याद कर लो अब आप, मैंने कैसे याद कर रखा है, हमें पता है डिग्री सेल्सियस बड़ा है कि फ़ारेनहाइट बड़ा है, डिग्री सेल्सियस बड़ा है, फ़ारेनहाइट छोटा है। तो हम बड़ी क्वांटिटी से फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं, मतलब छोटी में जा रहे हैं, तो 5 हमें ऊपर रखना है। असली कन्फ्यूज़न बच्चों को यही रहती है, 9/5 आएगा कि 5/9 आएगा। तो हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो 5 हमें ऊपर रखना है, 9 हमें नीचे रखना है। और फ़ारेनहाइट माइनस में 32। पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बारी मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन बोलता रहता हूँ और आप मुझे सॉल्व करके बताते रहेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बताओ या केल्विन में बताओ, चलो बताओ, पता होना चाहिए। जो परफेक्ट ह्यूमन बॉडी है,
जिसको बीमारी नहीं है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, याद कर लो 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। 1 मिनट का काम है, ये हमने बदल दिया इसको केल्विन में, प्लस करें कितना हो जाएगा 013 केल्विन। सिंपल, बदल गया। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमन बॉडी का केल्विन में आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन, वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताओ केल्विन में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ केल्विन में। बता देंगे सर, हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछा है, 273 ऐड कर दो, 373 केल्विन। थर्ड थिंग, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ केल्विन में। अब यहाँ सब गच्चा खा जाते हैं। अब मैं आपको, आप में से भी 50% बच्चे क्या बोलेंगे सर, 0। भाई 0 डिग्री सेल्सियस है, उन्होंने पूछा केल्विन में बताओ। बर्फ़ जमती है 0 डिग्री पे, अच्छी बात है, पर वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वो पूछ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट बताओ केल्विन में, तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे सर, 0 केल्विन। अरे भाई ये थोड़ी है, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे, मतलब 273 केल्विन। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, वो ये है, एक ऐसी टेम्परेचर की रेंज बता दो, एक ऐसी टेम्परेचर की रेंज बता दो जहाँ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाए। 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस रेंज पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं? भाई फॉर्मूला याद है, बोलो ज़रा मेरे साथ साथ। डिग्री सेल्सियस 5/9, फ़ारेनहाइट माइनस में 32। अब उन्होंने बोला है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं, तो भाई एक्सपुट करो यहाँ पर भी और एक्सपुट करो यहाँ पर भी, और 1 मिनट में सॉल्व करके बता दो इसको कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9x/5, और ये इधर कितना है, x माइनस में 32, ये x उधर ले जाते हैं तो 9x/5 माइनस में x इज इक्वल टू माइनस में 32। एलसीएम लेंगे 5, 9x माइनस में 5x इज इक्वल टू माइनस में 32। सिंपल थिंग, तो कितना आ जाएगा 4x/5 माइनस में 32। अब ये 5 को उधर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 0 और 160 माइनस में, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 40। 100% क्वेश्चन है, नोट कर लेना। एग्ज़ाम आने वाला है, 100% क्वेश्चन आएगा, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे जाके इक्वल हो जाते हैं। आप बोलोगे -40, -40 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं और -40 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। ये बात याद करने की थी, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए है। होप आप सबको याद हो गया होगा। कुछ 2-5 मिनट के टॉपिक और रह गए हैं, फिर जस्ट हम अपना लेक्चर को फिनिश करेंगे। अनदर थिंग इज़, हमें और जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस। 4 तरह की होती हैं, 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शंस, इसको हम कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। सेकंड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस हमने ये 4 ख़त्म कर देनी है, और मैं एग्जांपल दूंगा सबके, वहाँ से हमें पता लग जाएगा। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होंगी आप सब ने कि एडिशन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। समझ लेते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। ये बताइए क्या हुआ? अगर इस रिएक्शन का नाम लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? 2 चीज़ें मिलकर के कंबाइन होकर एक चीज़ बना रही हैं, दोनों मिल रही हैं और एक चीज़ बन रही है। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं बोलूँ, इसको और भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन। ओके, दूसरी रिएक्शन कौन सी है अपनी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, जहाँ हम
दो से एक नहीं बनाएंगे, एक को हम तोड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ तोड़ा था, इसको हमने तोड़ा था और ये बना था, तो एक चीज़ थी, इसको हमने तोड़ के दो बना दिया, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तोड़ना भी कैसे होता है, तीन तरीके से होता है, या तो हीट दे के तोड़ दो, या इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ दो, या हथौड़े मार के तोड़ेंगे, मशीन लेकर आएंगे बुलडोजर योगी बाबा की तरह, कैसे तोड़ेंगे? तो या तो हीट दे दो, या इलेक्ट्रिसिटी दे दो, या लाइट। अब ये मैंने क्या दिया है, डेल्टा हीट दी है। और अगर मेरे पास यहाँ पे वाटर होता, उसको मैं तोड़ता, ये देखो तोड़ रहा हूँ, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब ये जो मैंने तोड़ा है, ये मैंने कैसे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दे के, इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मैंने इसमें बिजली पास करी है पानी में, तो पानी टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं AgCl को तोड़ता, अब मुझे यहाँ लाइट देनी होती, 2AgCl, तो 2AgCl को जब मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पर Ag प्लस Cl2, तो इसको हम बोलते हैं लाइट से तोड़ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, इसको हम बोलते हैं हीट से तोड़ना, और तोड़ने को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। हमेशा आपको याद रहेगा, कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें जुड़ेंगी। जैसे एक और एग्जांपल देखो कॉम्बिनेशन का, जुड़ रही हैं। एक और एग्जांपल देखो कॉम्बिनेशन का, HI बन रहा है, वहाँ HCl बन रहा है, तो ये होगी डीकम्पोजिशन। तीन तरीके की डीकम्पोजिशन। और तीसरी आती है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक बंदा आएगा और सामने वाले बंदे का डिस्प्लेस करके चला जाएगा। अब कौन सा बंदा किसको डिस्प्लेस करेगा, तो इसके लिए हम अपनी एक सीरीज़ पढ़ते हैं। हमारे पास एक सीरीज़ है बुक में, उससे हमें पता लगता है कि कौन रिएक्टिव मेटल है, कौन नॉन रिएक्टिव मेटल है। सबसे ऊपर होता है लिथियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटेशियम, और सबसे लास्ट में होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो कि इनर्ट मेटल्स हैं। उससे हमें पता लगेगा जो ऊपर होगा वो रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है। और रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, सामने वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। FeZnSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Zn। तो भाई क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होगी ना। Fe ने क्या करा, सल्फेट को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और जिंक को अलग कर दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया फेरस सल्फेट, ये हो गया आयरन, ये हो गया जिंक सल्फेट। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी फोर्थ होती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट में जहाँ पे दो अलग अलग बंदे हैं, जैसे AB प्लस CD, A C से जुड़ रहा है, B D से जुड़ रहा है, इसको हम बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों को विद एग्जाम्पल हम सब ने समझना है, हम सब ने पढ़ना है। ये चार तरह की रिएक्शन से हमें पता लग जाता है। एक बार पीछे बोल देंगे, फर्स्ट कौन सी है, डीकम्पोजिशन, सेकंड कौन सी है, कॉम्बिनेशन, थर्ड कौन सी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अंतिम के कुछ पॉइंट्स हमारे पास रह गए हैं, उसको समझ करके लेक्चर हम अभी फिनिश करेंगे। कुछ टाइम बाद एक और लेक्चर लेकर आएंगे जिससे आपके और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। और इसी बीच में मैं आप सबसे जुड़ गया हूँ। आपको जो भी लगता है कि साइंस वाले में, फिज़िक्स के पोर्शन में, केमिस्ट्री के पोर्शन में ये वाली चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आती, सर आप ये वाली चीज़ करवाएं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से आपके अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर आएंगे। जो सी चीज़ आप कहोगे कि हमें ये समझना है वही लेकर आएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे कार्बन के एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर है, उसमें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग करना होता है, आइसोमेरिज्म समझने होते हैं, नाम कैसे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, कीटोन, एल्कोहल, वो मुझे समझ में नहीं आते, उसका लेक्चर आप लेकर आइए। कुछ बच्चे कहेंगे सर एसिड बेस का लेक्चर लेकर आओ, एसिड बेस के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। अच्छा आपको करना क्या है, मैं आपकी एक स्ट्रेटजी बना देता हूँ, फिर ये 2 मिनट में वीडियो हम ख़त्म करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, देखिए हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं।
कॉन्सेप्ट्स तो हमारे क्लियर हैं, बट उनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपाउंड्स के नाम पूछे जाते हैं, बेकिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, जिप्सम का फार्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है, कॉस्टिक सोडा क्या है, इनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, एक्वारीजिया क्या होता है, पिछले साल के क्वेश्चन है, कंपाउंड्स में से उठ के क्वेश्चन आया। रॉयल वाटर इसको बोलते हैं एक्वारीजिया। एक्वारीजिया का मतलब क्या है, रॉयल वाटर। अब सर आप कहेंगे सर वाटर कब से रॉयल होने लगा, विराट कोहली का वाटर सुना है कौन सा है, कौन सा विराट कोहली पानी पीता है। तो ऐसे ऐसे अनेक तरह के वाटर हैं, उसमें से एक वाटर एक और है, उसको बोलते हैं रॉयल वाटर। अबे रॉयल वाटर की क्या खास बात है, 2023 का पेपर सॉल्व करो पता लगेगा। 2023 में पेपर के क्वेश्चन है एनडीए में कि रॉयल वाटर क्या होता है, उसको एक्वारीजिया बोलते हैं। एक्वारीजिया क्या होता है, HNO3 और HCl का मिक्सचर। कितना HNO3 कितना HCl, 1:3। मतलब अगर 5 ग्राम HNO3 लिया है तो 15 ग्राम HCl लेंगे, इसको बोलते हैं हम एक्वारीजिया। खास बात क्या है इसकी, खास बात यह है अगर इस पानी के अंदर अगर आपने गोल्ड को भी डाल दिया, वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। मतलब आप देख लो सोने को भी पिघाल दे रहा है, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन। दिस इज नॉन एज एक्वारीजिया। क्वेश्चन आया है पेपर में, क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया है, स्लेग लाइम क्या है, लाइमस्टोन क्या है, क्विक लाइम क्या है, इनके फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए। स्लेग लाइम का यूज़, क्विक लाइम का यूज़, कैटलिस्ट कौन सी रिएक्शन में कौन सा है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम कैटलिस्ट ले रहे हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। किसी रिएक्शन में आयरन ले रहे हैं, प्लेटिनम ले रहे हैं। तो ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारी डेली लाइफ में अप्लाई होते हैं, पीएच की वैल्यूज़ हैं, ये सब मैं आपको डाटा देने वाला हूँ। हम सब आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ की फॉर्म में, जेडी सर को मैं दूंगा तो वो आप सब बच्चों को शेयर करेंगे कि हमें वो पीएच के एक ही पेज पे हम उतार लें, किसका पीएच कितना है। HCl पेट में है तो कितना पीएच है, 5.5 पीएच से पहले हमारे टूथ का डिके होना शुरू हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस है, टार्टरिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। टमाटो में कौन सा होता है, मिल्क में लैक्टिक होता है। टमाटो में कौन सा एसिड है, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, फॉर्मिक एसिड क्रिएट हो गया, उसका फॉर्मूला क्या है। तो आप देख रहे हैं कितने तरह के हमारे पास डेली के क्वेश्चंस हैं, कौन सी रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट है, एलोएस के नाम क्या है, ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, एलनिको, जर्मन सिल्वर। नाम जर्मन सिल्वर है बट उसके एलोएस में सिल्वर ही नहीं होता। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन वाले पूछते हैं जर्मन सिल्वर, अब बच्चे से सोचेंगे कि भैया जर्मन सिल्वर है तो उसमें सिल्वर होना चाहिए, बट उसमें सिल्वर होता ही नहीं है। कॉइनेज मेटल कौन सी है जिससे कॉइन बनते हैं। तो ये जो डाटा के क्वेश्चन है इस पे आपने अपनी कमांड बनानी है। 14-15 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आने वाले हैं। आप ऐसे ही हमारे लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ विद PDF के साथ, विद शॉर्ट नोट्स के साथ, मुश्किल से 10-15 पेज का हम एक नोट्स बनाने वाले हैं। उस 10-15 पेज की PDF में से ही आपके 14 से 15 क्वेश्चन निकल करके आ जाएंगे अगर हम वो सारी चीज़ें याद कर लें। तो आज की क्लास इतना ही लगाते हैं, क्लास भी लंबी हो गई है हमारी। तो होप आप सबको समझ में आया होगा जैसे कि मैंने आपको बोला है। तो आपको कुछ डाउट हैं, कुछ कमेंट सेक्शन है, वो आप कुछ डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हमें सर ये वाला टॉपिक आप करवाएं। तो उन टॉपिक्स पे हम अब नेक्स्ट क्लास में आप ही के डाउट्स पे आपके ही कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स को देखते हुए जो टॉपिक्स आप बताएंगे वो आपके लिए लेकर आएँ। ये जो मैंने आपको बातें बोली हैं, स्टेनलेस स्टील वाला, कैटलिस्ट वाला, इसका एक डाटा है, एक PDF है हमारे पास, 6-7 पेज के कुछ PPTs हैं, वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर रहे हैं आपके, या जेडी सर आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF दे देंगे, वो आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट लेसन में आना है ना, आपको नेक्स्ट क्लास में आना है, उन चीज़ों को पढ़कर आना है। तो इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम सब आगे और नवी नवी बातें आप सबके बीच में लेकर आएंगे। होप आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।